Yes, hello everyone. Hello to all of you. Everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और इन दिस कोर्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट. और रिजिड पेमेंट के बारे में अगर बात करें, जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस, कौन कौन से स्ट्रेसेस लग रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनका नेचर क्या होगा, ऑल दीज पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास. और जो लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है दैट विल बी द डिजाइन ऑफ जॉइंट्स इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन, या फिर आप बोल सकते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से जो जॉइंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. दैट विल बी द लास्ट डिस्कशन. सो ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ आवर सिलेबस. सो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है. कहाँ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची, किस चैप्टर तक के क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं. दिस इज द 5th चैप्टर फॉर द डिस्कशन. इसके पहले आप लोगों ने बात करी थी इंट्रोडक्शन की, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हाईवे मटेरियल. सो आई होप आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं. एक बार कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ओके, वेरी गुड. तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे. और जैसा आप सभी को पता है, टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस कोर्स 25 ऑफ नवंबर, और 26 और 27 को आपका हाईवे इंजीनियरिंग का अभ्यास सेशन भी होने वाला है. अभ्यास सीरीज में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की. तो नियरली आई विल ट्राई टू कवर 50 क्वेश्चन. टारगेट अपना क्या है? 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट है 2 दिनों में. तो 2 सेशंस विल देयर, जिसकी डिटेल हम लोगों ने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है. तो आफ्टर दिस डिस्कशन यू कैन ज्वाइन द अभ्यास सीरीज, जहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ नए कंसेप्ट भी सीखेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन. क्लियर है? तो डोंट मिस द अभ्यास सीरीज. सभी लोग अभ्यास सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलो बातचीत स्टार्ट किया जाए. आगे सभी लोग, दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास. शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? सो आज जो मुद्दा है, आज जो बातचीत होने वाली है, द टुडे बातचीत इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस एनालिसिस फॉर रिजिड पेमेंट. द स्ट्रेस एनालिसिस फॉर रिजिड पेमेंट. So let's start the discussion. And good morning everyone. And before starting the session, let me introduce myself for those who are new to this class or watching this class first time. So I am Kshitiz Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE multiple time with good rank. This is my best GATE rank, as you can see. सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की हम लोग बातचीत करेंगे और सर्वेइंग की बातचीत करेंगे. ठीक है? इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वी विल डिस्कस अबाउट द हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट पार्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट मी. ये जो बैच आपका चल रहा है, इसकी क्लास टाइमिंग है 8 to 10 AM. और आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, स्ट्रेस एनालिसिस फॉर रिजिड पेमेंट. और लास्ट में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज जॉइंट्स के बारे में. तो आज ही आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाएगा जॉइंट्स, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कल. चलिए भाई. जो लास्ट क्लास का डिस्कशन था,
In the last class we have discussed about the there will be the stresses in the rigid payment. रिजिड पेमेंट में सर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, क्यों? क्योंकि सर जब हमारे पेमेंट के ऊपर कोई व्हील मूव करेगा तो इस व्हील के मूवमेंट की वजह से भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. लेट्स से द थिकनेस ऑफ दिस पेमेंट इज h, सो दिस इज गोइंग टू बी द टॉप ऑफ द पेमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द बॉटम ऑफ द पेमेंट. देखो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एनालिसिस की बात तो करी नहीं है, बट इतना तो मुझे पता ही है, कि वेन एवर देयर विल बी द लोड P ड्यू टू द व्हील लोड, तो सर टॉप और बॉटम में अलग अलग तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. यस और नो? इस P लोड की वजह से, तो है तो कंक्रीट ही, तो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द न्यूट्रल एक्सिस. ये अपनी न्यूट्रल एक्सिस है, तो टॉप में स्ट्रेसेस का जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द बॉटम. यस और नो? कोई मुझे बता सकता है क्या इन जनरल अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में, इन जनरल इस P लोड की वजह से टॉप में स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगे? नेचर ऑफ स्ट्रेसेस क्या होगा? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस एट द टॉप ड्यू टू दिस व्हील लोड P? टेल मी इन द चैट बॉक्स बेटा. When you will apply the load, there will be the strain, or strain will cause the stress. Yes or no? तो yes, ये जो भी स्ट्रेसेस कंप्रेसिव होंगे, टेंसाइल होंगे, दैट वी विल डिस्कस. बट ऐसे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू द व्हील लोड. टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपने बात करी थी, दो तरीके के सर स्ट्रेस डेवलप होंगे. एक अपना होगा वार्पिंग स्ट्रेस. ये भैया इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है, जो कि इस चैप्टर से फ्रीक्वेंट आती रहती है. तो ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, कल मैंने एग्जांपल दिया था, ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम. ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द नाइट अगर टेम्परेचर को आप एनालाइज करेंगे तो देयर विल बी द टेम्परेचर वेरिएशन, और दैट डेल्टा टी विल कॉज द वार्पिंग स्ट्रेसेस. यस और नो? दिन में 12 बजे और रात के 12 बजे अगर किसी पेमेंट पे आप जाके टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो आपको टेम्परेचर में वेरिएशन दिखेगा, और मेरे लाल अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो फिर वार्पिंग स्ट्रेसेस का डेवलपमेंट होगा. ऐसे ही अगर हम लोग बात करें सीजनल वेरिएशन के बेसिस पे, जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनको आपने बोला फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस. जैसे एक सीजन ले लेते हैं विंटर, और एक सीजन ले लेते हैं समर, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर सबसे कम होगा और समर में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा. तो दो एक्सट्रीम कंडीशन ले ली आपने, दो एक्सट्रीम कंडीशन एनालिसिस के लिए ले ली, विंटर एंड समर. अगेन देयर विल बी द टेम्परेचर वेरिएशन. यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, एंड दैट टेम्परेचर वेरिएशन विल कॉज द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इन आवर रिजिड पेमेंट. यहां तक की कहानी क्लियर है? इन सभी की डेफिनेशन सभी को क्लियर है? यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन. The discussion till now is clear to everyone, yes or no? डेफिनेशन वाले पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी. वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, यहाँ तक का जो डिस्कशन है इसमें अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी. चलें फिर आगे बातचीत करी जाए. चलिए सर अब एक एक करके शुरू करिए. तो व्हील लोड स्ट्रेस को एनालिसिस करने के लिए मैंने पूरी पेमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. व्हील लोड स्ट्रेसेस का गेम बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने पूरी पेमेंट को 3 हिस्सों में 3 रीजन में डिवाइड कर दिया. इंटीरियर, एज
एंड कॉर्नर्स। तो इंटीरियर एज और कॉर्नर, देखो यार क्या होगा, ये स्ट्रेस कितना होगा ये तो मुझे नहीं पता अभी एज ऑफ नाउ, लेकिन कुछ कॉमन सेंस के बेसिस में अगर देखें तो बचपन में पढ़ाया गया था स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये एरिया होता था रजिस्टिंग एरिया। यस और नो? तो अगर इस पूरी पेमेंट को मैं 3 रीजन में डिवाइड कर दूं, तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस कहां पर डेवलप होंगे ड्यू टू व्हील लोड? आप ही बता दो। इस पूरे पेमेंट को 3 रीजन में आपने डिवाइड कर दिया, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। मेरा सवाल ये है सर, जो हम बीडीएफ फाइंड कर रहे थे तो उसमें डिवाइडेड बाय कॉमर्शियल व्हीकल लेते हैं, उसमें हम सर्वे वाला लेंगे, जो एग्जिस्टिंग रोड का लिया है उससे डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से पूछो बेटा। सर जो हम वीडीएफ फाइंड कर रहे थे तो जो उसमें डिवाइडेड बाय कॉमर्शियल व्हीकल लेते हैं उसमें हम सर्वे वाला लेंगे, जो एग्जिस्टिंग रोड का लिया है उससे डिवाइड करेंगे। बिल्कुल बेटा, जो सर्वे से आपने डेटा कलेक्ट किया था एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉर द कॉमर्शियल व्हीकल, वी आर गोइंग टू यूज दैट डेटा। जो कल क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसमें जो 500 व्हीकल दिए गए थे, दैट वाज द ए, दैट वाज द व्हीकल फॉर न्यू रोड, जो रोड आप बनाने जा रहे थे। तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन पीरियड ओवर होने के बाद उस नए रोड पे इनिशियल ट्रैफिक कितना होगा, दैट वाज द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में दिया गया था बेटा। अक्षय क्लियर है? बिकॉज जो कल आपको वीडीएफ कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया गया था इन द क्वेश्चन, दैट दे हैव प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में प्रोवाइड किया गया था। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द परसेंटेज कंसेप्ट। क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देना बेटा चैट बॉक्स में, डाउट क्लियर है आपका? चलें आगे। सो ऑब्वियसली इन द केस ऑफ इंटीरियर रीजन की अगर बात करें तो एरिया सबसे ज्यादा होगा। इंटीरियर रीजन में अगर बात करें एरिया सबसे ज्यादा होगा, स्ट्रेसेस विल बी मिनिमम। एज की बात करें तो ये इंटरमीडिएट एरिया होगा। कॉर्नर में एरिया सबसे कम है, इंटीरियर में एरिया सबसे ज्यादा है। एजेस का जो एरिया है वो इंटरमीडिएट एरिया है, ना कम है ना ज्यादा है। तो सिमिलरली द स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम, द व्हील लोड स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम एट द कॉर्नर। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हील लोड होंगे एजेस पे, और सबसे कम जो व्हील लोड स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे वो इंटीरियर रीजन में देखने को मिलेंगे। क्यों आपने अलग अलग तरीके से रीजन को कंसीडर किया? क्योंकि हर व्हील लोड की वजह से ही स्ट्रेसेस का नेचर वेरी करेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा व्हील लोड की वजह से टॉप पर टेंशन ही हो या टॉप पर कंप्रेशन भी हो। लोकेशन विल ऑल्सो मैटर। सो तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव डिवाइडेड द इंटायर रिजिड पेमेंट इन द 3 रीजन, इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर। अब मेन मुद्दा यह है कि मुझे व्हील लोड स्ट्रेसेस के 2 पैरामीटर हैं जो जानने का मन है। तो पहला है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हील लोड स्ट्रेस और दूसरा आपका नेचर। यही तो कल बोला था आपने कि सर हर स्ट्रेस के पहले मुझे 2 चीजों को डिफाइन करना है, मैग्नीट्यूड और नेचर। सिचुएशन समझो कितनी कॉम्प्लेक्स है। इस पेमेंट पे टॉप भी है बॉटम भी है, क्योंकि थिकनेस है। इस पेमेंट पे टॉप भी है और बॉटम भी है, और 3 अलग अलग रीजन हैं जहां पर आप इन जनरल अगर मैं बोलूं तो आप इंटीरियर के टॉप और बॉटम में बताना चाह रहे हैं कि व्हील लोड स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा और नेचर क्या होगा। एज के टॉप और बॉटम में आप बताना चाह रहे हैं कि व्हील लोड स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा और नेचर क्या होगा।
कॉर्नर के टॉप एंड बॉटम में आप बताना चाह रहे हैं कि व्हील लोड स्ट्रेसेस की वजह से मैग्नीट्यूड कितना होगा और नेचर कितना होगा। और अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ व्हील लोड की, अभी तो वॉर्पिंग का भी गेम बाकी है और फ्रिक्शनल का भी गेम बाकी है। और फिर हमें इन सब का कॉम्बिनेशन चेक करना है कि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्स्ट कंडीशन क्या होगी, क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी, उस कंबाइंड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, दैट वी शुड कंसीडर फॉर द डिजाइन। खेल समझ में आ गया? ये है प्रॉब्लम। खेल समझ में आ गया? यस और नो? बोलो बेटा। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। चलिए ठीक है सर, इंटीरियर एज कॉर्नर में डिवाइड कर दिया। एक महान प्राणी आए जिनका नाम था वेस्टरगार्ड, एक महान प्राणी आए जिनका नाम था वेस्टरगार्ड, और उन्होंने अपनी कुछ इक्वेशन दी। अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नो नीड टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन द केस ऑफ गेट एग्जाम। तो इस तरह इक्वेशन अगर याद ही नहीं करनी है तो लिख क्यों दिया आपने? लिख दी तुम्हारे रेफरेंस के लिए, तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख दिए। तो वेस्टरगार्ड साहब ने बोला कि मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूं, मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूं जिसकी हेल्प से आप इंटीरियर एज और कॉर्नर पे स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू द व्हील लोड P। इसमें ऐसा कोई भी टर्म नहीं जो आपको नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेसेस एट इंटीरियर, H इज द थिकनेस ऑफ द पेमेंट, P इज द व्हील लोड, L इज द रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस, B इज द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन। कल सभी डिजाइन पैरामीटर की बात करी थी। रिजिड पेमेंट के केस में कल सभी डिजाइन पैरामीटर की हम लोगों ने बात कर ली थी बेटा। तो ऑल द टर्म्स आर नोन टू यू, दीज आर द इक्वेशंस जिनकी हेल्प से इन तीनों रीजन्स पे, इंटीरियर एज और कॉर्नर पे, आप व्हील लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मान ले कि कर लोगे? बोलो। इफ ऑल द डेटा आर प्रोवाइडेड, अगर ये पूरा डेटा गिवन है मुझे, तो क्या मैं व्हील लोड की वजह से इंटीरियर एज और कॉर्नर पे स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? मान लें, बोलो भाई, सभी लोग कंफर्म करेंगे। क्या मैं अभी ये एज्यूम कर सकता हूं कि इफ वी आर हैविंग ऑल द रिलेटिव डेटा वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेसेस एट इंटीरियर, स्ट्रेसेस एट एज और स्ट्रेसेस एट कॉर्नर ड्यू टू द व्हील लोड P एज पर द वेस्टरगार्ड इक्वेशन, एज पर द वेस्टरगार्ड इक्वेशन। लेकिन जब आपको ये डेटा मिला, दीज आर द एम्पिरिकल रिलेशंस, जब आपको ये डेटा मिला तो इसमें हो गया खेल। अभी अभी आपने बोला कि सर सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसेस होने चाहिए व्हील लोड की वजह से वो कॉर्नर पे होने चाहिए, सॉरी, इसके बाद सर स्ट्रेसेस एजेस पे होने चाहिए, और सबसे कम जो स्ट्रेसेस होने चाहिए वो इंटीरियर पे होने चाहिए। ऐसा तो आपने बोला ही बोला। IRC भी यही मानता है, IRC का भी यही कहना है कि भाई गेम तो ऐसा ही होगा। लेकिन जब आपने इन इक्वेशंस को अप्लाई किया तो ये ऑर्डर मिला नहीं। तो मतलब प्रैक्टिकली और एनालिसिस अगर बात करें तो कुछ डिफरेंस आ रहा, कुछ वेरिएशन आ रहा है। प्रैक्टिकली सीन कुछ और है और एनालिसिस के हिसाब से ये ऑर्डर आ नहीं रहा है। इसका मतलब तुम्हें नहीं लगता इन इक्वेशंस को करेक्ट करने की जरूरत है? बोलो भाई, अगर आप ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं वैसे ही रिजल्ट यहां मिलने चाहिए ना। बट देयर इज सर्टेन वेरिएशन, आगे चल के इन्हीं के दो शिष्यों ने इनको सही किया। देखो, तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन शोज दैट व्हील लोड स्ट्रेसेस एट इंटीरियर इज मिनिमम, इंटरमीडिएट एट एजेस एंड मैक्सिमम एट कॉर्नर। बट एज पर द वेस्टरगार्ड फॉर्मूला,
इंटीरियर के जो स्ट्रेसेस थे वो तो कम आ रहे हैं, इंटीरियर के जो स्ट्रेसेस थे वो तो सबसे कम आ रहे हैं, बट एज ए स्ट्रेसेस मैक्सिमम एंड कॉर्नर स्ट्रेसेस कम्स इंटरमीडिएट। मतलब एज पर वेस्टरगार्ड साहब अगर बात करें तो उन्होंने बोला सबसे कम जो स्ट्रेस होंगे वो इंटीरियर पे होंगे, उससे ज़्यादा जो होंगे वो कॉर्नर पे होंगे, और सबसे सॉरी सबसे ज़्यादा जो होंगे वो एज पे होंगे। प्रैक्टिकल अभी आपने क्या बोला, प्रैक्टिकली क्या बोला आपने कि सबसे कम जो स्ट्रेसेस होंगे वो इंटीरियर पे होंगे, इसके बाद एज पे होंगे, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस कॉर्नर पे होंगे। इन दोनों में खेल हो गया, कोई बात नहीं। तो एक महान प्राणी है जिनका नाम था टेलर्स, अगेन नो नीड टू रिमेंबर, कहानी सुनो बस, जो चीज़ें याद करने वाली हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी जाएंगी। तो टेलर साहब आए और उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी ने थोड़ा सा कुछ हो गया है, इक्वेशंस को सही कर देते हैं, और उन्होंने एज की जो इक्वेशन थी स्ट्रेस की उसको मॉडिफाई कर दिया। एज की जो वेस्टरगार्ड साहब की इक्वेशन थी उसको मॉडिफाई कर दिया। उसी तरीके से कॉर्नर पे जो गड़बड़ी चल रही थी उसके लिए कैलीज साहब आए, उसके लिए कैलीज साहब आए और उन्होंने क्या करा, इस कॉर्नर की इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। और जब इन मॉडिफाइड इक्वेशंस को लगाया गया, जब इन मॉडिफाइड इक्वेशन को लगाया गया तो खेल जो देखने को मिला वो कुछ ऐसा था। मतलब नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस मॉडिफाइड इक्वेशंस modified by the Taylors and Kellys, now we are getting the practical situations। एनालिसिस और प्रैक्टिकल से अब आपको एक ही सिचुएशन देखने को मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलो भाई। तो कुल मिला के अगर मैं कंक्लूड करूं अपनी बात को, तो सर मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं, मेरे पास वेस्टरगार्ड इक्वेशन है, मेरे पास मॉडिफाइड टेलर इक्वेशन है, मेरे पास मॉडिफाइड कैलीज इक्वेशन है, जिनकी हेल्प से मैं इस व्हील लोड के स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। अरे बोलो भाई, हाँ या हाँ ना का तो कोई गेम ही नहीं है, बोलिए। बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा दो ही कंडीशन में होता है, इतना सन्नाटा दो ही कंडीशन में होता है, या तो जो क्लास में बताया जा रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर जो क्लास में बताया जा रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार जरा कंफर्म कर दो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं, जो बताया जा रहा है वो सब कुछ समझ में आ रहा है, या जो बताया जा रहा है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए सब कुछ समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो एक बार चैट बॉक्स में इस कठिन से सवाल का जरा आंसर दे दो, ए और बी, ए और बी। अच्छा, ए इज करेक्ट। अच्छा चलो, तुम सभी को मिलते हैं प्लस के 1 मार्क्स, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर भी ए ही था, इसका करेक्ट आंसर भी ए ही था। सभी का क्वेश्चन सही हो गया, क्या बात है। इफ एग्जाम में सीक्वेंस पूछता है, बोथ ऑप्शंस दिया हो, तो करेक्ट कौन सा होगा? सर मॉडिफाइड वाला और वेस्टरगार्ड। ऐसा क्यों पूछेगा? जो एग्जामिनर ये सवाल बनाएगा उसने भी तो पढ़ा होगा ना, कि बिना पढ़े ही सवाल बना देगा? बोलो। तो इफ इन केस वो दोनों कंडीशन को क्लब क्यों करेंगे? हाँ, इतना दिमाग पे लोड क्यों दे रहे हो?
अगर उन्हें केवल वेस्टरगार्ड के हिसाब से ऑर्डर पूछना होगा तो लिखेंगे एज पर द वेस्टरगार्ड व्हाट वाज द सीक्वेंस। अगर उन्हें मॉडिफाइड पूछना होगा तो लिखेंगे मॉडिफाइड। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वेस्टरगार्ड और मॉडिफाइड दोनों लिख देंगे? तो वो भी गए होंगे ना कॉलेज, उन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग करी होगी ना, उन्होंने भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ा होगा ना, उन्हें भी वेस्टरगार्ड इक्वेशन के बारे में पता होगा ना। तो ऐसी ऐसी बचकानी हरकत क्यों करेंगे वो? सर मान लीजिए कर दिया तो तुम्हारा भी सोचने का लेवल है। सर मान ली आप कह रहे नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए कर दिया, मतलब सर ऑप्शन जो दिए गए तो उनमें हमें हो गया कंफ्यूजन, उसमें उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए। सर मान लीजिए कर दिया तब क्या करेंगे? तो जब आप गेट का पेपर देते हो बेटा या कोई भी पेपर दोगे, उसके बाद एक आता है ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो पहले गेट का पेपर दे, क्या होगा नहीं पता तो बता देता हूं, तो ये फालतू डाउट खत्म हो जाएंगे। तो जैसे गेट का पेपर आपने दिया, उसके बाद आपकी आएगी आंसर की कि भैया ये जो पेपर इस साल कराया गया है उसके ये आंसर है। तुमने बैठ के आंसर चेक किए, तुम्हें एक क्वेश्चन में हो रहा था कंफ्यूजन तुम्हें एक क्वेश्चन में हो रहा था कंफ्यूजन क्योंकि दोनों ऑप्शन दे दिए गए थे। अब बी भी सही है और सी भी सही है फॉर एग्जांपल। अब बी आपके रेफरेंस से सही है, सी उनके रेफरेंस से सही है। फिर वो तुम्हें देंगे मौका, नहीं पूरा समझ लो, फिर वो तुम्हें देंगे एक मौका कि अगर आपको किसी भी समस्या, किसी भी सवाल के सॉल्यूशन में समस्या है तो आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचाइए। तो आपने रेफरेंस लिया और उनको भेज दिया, उन्होंने देखा हाँ बात तो तुम भी सही कह रहे हो, अब करें तो कह देंगे पेपर तो हो गया है, पेपर तो हो गया है। फिर वो उसको आपके इनपुट्स को कंसीडर करते हुए उन आंसर की को रिवाइज करेंगे। उन आंसर की को रिवाइज करने के बाद अगर आपके पॉइंट, अगर आपके रेफरेंस सही हैं तो वो उस क्वेश्चन को कर देते हैं डिलीट, जिसको बोलते हैं MTA, जिसको बोलते हैं MTA, जिसको बोलते हैं MTA। और MTA का मतलब होता है मार्क्स टू ऑल, सबको नंबर दे दो भाई, इसके क्वेश्चन हट गया ये। तो जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी और अगर उसमें कोई क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन था तो फिर आपको उसके नए वाले आंसर की में MTA लगा हुआ दिखेगा। समझ गए हो? तो जनरली हो जाता है ऐसा, ह्यूमन एरर्स आर देयर, तो हो जाता है, एक दो क्वेश्चन हो ही जाते कंफ्यूजन वाले। तो समस्या है तो समाधान भी है। अब बताओ इतने से के लिए हम बैठे बैठे यही रिसर्च करते रहें क्या कि ये हो गया और वो हो गया तो क्या होगा? होने तो जो होगा यार, हम कंसेप्ट पढ़ के जा रहे हैं, सीधा सीधा कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, बस हमें तो इतना पता है। अब वो मार्क्स टू ऑल करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्यों भाई, क्यों मेरे नन्हे मुन्ने राही सिपाही, कितना लोड लोगे? सिलेबस भी तुम ही कंप्लीट करोगे, रिवीजन भी तुम ही कंप्लीट करोगे, क्वेश्चंस भी तुम ही बनाओगे, ज़्यादा लोड हो जाएगा ना। तो अपने हिस्से का काम पहले ईमानदारी से कर लेते हम लोग, चले। तो नहीं होगा ऐसा, और अगर हो गया तो क्या होगा ये भी बता दिया है। खुश हो अब? बोलो। चलिए, सो यस, आफ्टर दिस डिस्कशन whatever we have discussed till now, we can conclude this with the help of these 5 equations. With the help of these 5 equations, we can calculate the magnitude of the wheel load stresses at interior, at edge, at corner. डन है भाई? डन है। खेल असली जो है वो है इसके नेचर से रिलेटेड। चलो पहले सबके मैग्नीट्यूड ही पढ़ लेते हैं। वार्पिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू द, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो जिस तरीके से वेस्टरगार्ड साहब थे, उसी तरीके से एक महान आदमी और आए जिनका नाम था ब्रैडबरी, जिनका नाम था ब्रैडबरी। तो ब्रैडबरी साहब ने भी अपनी इक्वेशंस दी, जिन्होंने बोला कि आप टेम्परेचर स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, वार्पिंग स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं,
इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे आप स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। सारे टर्म आपको पता है। दीज आर द ब्रैडबरीज कांस्टेंट, सी एक्स और सी वाई जो हैं, दीज आर द ब्रैडबरीज कांस्टेंट। अगर सवाल होगा तो वो गिवन होंगे, बट अगेन नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल दीज इक्वेशन। इन इक्वेशंस को याद नहीं करना है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि यार यस यू आर हैविंग सम इक्वेशंस जिनकी हेल्प से आप वार्पिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने देख लिए। देखो वो दोनों तो कम इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो एम्पिरिकल रिलेशंस थे, वो कम इंपॉर्टेंट थे। सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपका आने वाला टॉपिक है जॉइंट, पूरे जॉइंट का जो बेसिक है और बेसिस है वो है फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। और यहां पर कोई इंपीरिकल रिलेशनशिप नहीं है, यहां पर कोई इंपीरिकल रिलेशनशिप नहीं है। आप एक्चुअल में फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वैल्यू को निकालेंगे। यस, वार्पिंग स्ट्रेसेस की बात करें, व्हील लोड स्ट्रेसेस की बात करें, तो फॉर दियर मैग्नीट्यूड वी कैन यूज द इंपीरिकल रिलेशन प्रोवाइडेड बाय द वेस्टरगार्ड एंड ब्रैडबरी। अगर मैं बेटा तुमसे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की बात करूं तो ये स्ट्रेसेस डेवलप होते थे ड्यू टू सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। दो सीजन हम कंसीडर कर रहे हैं, एनालिसिस के लिए, एक एक्सट्रीम विंटर और एक एक्सट्रीम समर। एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर। आओ जरा देखो, मान लो ये एक पेमेंट है, और मान लो अगर ये पेमेंट है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी Lx, ये Lx है, दिस इज गोइंग टू बी Ly, और ये इसकी थिकनेस ऑफ पेमेंट हो गई, दैट इज गोइंग टू बी H। अब जरा ध्यान से समझना, ये पूरी पेमेंट है। कोई भी एक सीजन ले लो एनालिसिस के लिए। मैं बात कर लेता हूं चलो विंटर की। अब जब आप फिक्शनल स्ट्रेसेस को डिफाइन कर रहे हैं तो कुछ आप एजम्पशंस ले रहे हैं, पहले उनको समझ लो। आपने बोला कि सर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस को डिफाइन करने के लिए हम, क्योंकि ये बहुत कम स्ट्रेसेस होंगे, तो टॉप और बॉटम में इनके वेरिएशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। Due to the less magnitude of these stresses, we are not considering the variation of the frictional stresses at the top of the payment and at the bottom of the payment. हम मान रहे हैं कि जैसे स्ट्रेसेस टॉप पे डेवलप होंगे वैसे ही स्ट्रेसेस बॉटम में डेवलप होंगे। जरा सोच के देखो मेरे लाल, ये मान लो तुम्हारी एक पेमेंट है जो तुम्हें मैंने दिखाई है, ये Lx हो गया, ये Lx डायमेंशन, दिस इज द Ly, and H is the thickness of the payment. This thickness. ये पेमेंट किसके ऊपर रखी हुई है? सॉइल। ये पेमेंट कंक्रीट की स्लैब किसके ऊपर रखी हुई है? सॉइल। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता ये पूरी की पूरी पेमेंट जो है या तो एक्सपेंड करेगी या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। ये पूरी की पूरी पेमेंट या तो एक्सपेंड करेगी या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तुम कौन से स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो? तुम निकालना चाह रहे हो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। तो तुम्हें नहीं लगता है फ्रिक्शन का फोर्स और एरिया अगर पता चल जाए खेल खत्म हो जाएगा? फ्रिक्शन का फोर्स और एरिया अगर पता चल जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता है जब कभी भी इसमें इलॉन्गेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भैया आधी पेमेंट इधर इलॉन्गेट करेगी, आधी पेमेंट इधर इलॉन्गेट करेगी? यस और नो? ऐसा थोड़ा है कि एक ही तरफ इलॉन्गेशन होता हुआ चला जाएगा, बोलो, या एक ही तरफ से कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं भाई। हाफ पेमेंट विल इलॉन्गेट लाइक दिस, अनदर हाफ पोर्शन विल इलॉन्गेट लाइक दिस। यही तो गेम चलेगा। तो मेरे लाल आप लिख सकते हैं कि जब फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जो होंगे वो फ्रिक्शन का फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब फ्रिक्शन का फोर्स कहां पे डेवलप हो रहा है?
फ्रिक्शन का फोर्स डेवलप हो रहा है सॉयल और पेवमेंट के बीच में, सॉयल और पेवमेंट के बीच में। बट यहां पर जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं हमें कौन से एरिया चाहिए होते हैं? इसके एरिया से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। तुम्हें नहीं लगता है वी रिक्वायर्ड दिस एरिया टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस? वी रिक्वायर्ड दिस एरिया टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, यस और नो? तो अगर ये पूरी पूरी डायमेंशन Lx थी तो ये हो गया सर Lx/2 और ये प्यारे सा हो गया Lx/2। whenever there will be the temperature variation this payment will try to elongate or contract। तो जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो यहां नहीं डेवलप हो रहे हैं, जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डेवलप होंगे। नेचर देख लेंगे, नेचर देख लेंगे, अभी नेचर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। द स्ट्रेसेस विल डेवलप एट दिस लोकेशन। ये बात विजुअलाइज हो गई। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है यहां पे। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ये है दीज आर द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। बोलो। तो भैया फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इनटू वेट ऑफ द हाफ स्लैब, वेट ऑफ द हाफ स्लैब। बोलिए। वेट और वॉल्यूम को क्या हम रिलेट कर सकते हैं? वेट और वॉल्यूम को क्या हम रिलेट कर सकते हैं? अबे यूनिट वेट। तो देखो, अगर मैं लिखूं फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट, लेट्स से फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट F है और वेट ऑफ द हाफ स्लैब जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू यूनिट वेट इनटू इसका वॉल्यूम, यूनिट वेट इनटू इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया Lx/2 इंटू Ly इंटू H। बोलो, क्या इस तरीके से हम फ्रिक्शन के फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं? जल्दी बोलो बेटा, हाँ या ना। इन दिस वे कैन वी डिफाइन द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स? बोलो, कैन वी डिफाइन लाइक दिस? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। क्या इस तरीके से हम फ्रिक्शन के फोर्स निकाल सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, तो फ्रिक्शन का फोर्स अपॉन एरिया, अभी अभी तो लिखा है F इंटू गामा इंटू Lx/2 इंटू Ly इंटू H डिवाइड बाई विच एरिया? दिस ग्रीन एरिया, this green area, and this green area is going to nothing but Ly into H, Ly into H। मेरे लाल अब कुछ खास बचा नहीं है जीवन में, सब निपट गया। देखो, तो कहना इससे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू, आई कैन राइट F इंटू गामा इंटू Lx/2, F इंटू गामा इंटू Lx/2। This will be the magnitude of the frictional stresses. This will be the magnitude of the frictional stresses. व्हील लोड स्ट्रेस की बात कर ली आपने, वार्पिंग स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड की बात कर ली और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड की बात कर ली। देखो, बात कर लो विंटर की या बात कर लो समर की, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना। अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की आप बात कर रहे हो तो ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द समर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस विल बी दिस वैल्यू। फर्क क्या होगा विंटर और समर में? फर्क क्या होगा इस सीजनल वेरिएशन का कि इन स्ट्रेसेस का नेचर बदल जाएगा। उसकी अभी हम लोग बातचीत करेंगे, उसकी अभी हम लोग बातचीत करेंगे, अभी कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड तक की कहानी सभी को अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में इत्तला करा जाए मुझे। सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर दो द डिस्कशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ
frictional stresses is clear to everyone, yes or no? और खेल समझते हैं. इन द केस ऑफ विंटर, विंटर के केस में दिस इंटायर पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट. विंटर के केस में दिस इंटायर पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट. तुम्हें नहीं लगता है ये मिड पोर्शन पे जो आप देख रहे हो, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसको बियर करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? बोलो, अगर ये पूरी की पूरी पेमेंट, अगर ये पूरी की पूरी पेमेंट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो नेचर ऑफ स्ट्रेसेस इज गोइंग टू बी अपोजिट एंड दैट इज गोइंग टू बी टेंसाइल. ऐसा आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ विंटर. विंटर के केस में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं. कितने डेवलप हो रहे हैं? इतने डेवलप हो रहे हैं. सिमिलरली अगर बेटा बात करें समर, सिमिलरली अगर हम बात करें ड्यूरिंग द समर, होल पेमेंट, इसको याद नहीं करना है, होल पेमेंट विल ट्राई टू एक्सपेंड. द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस विल बी, द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस विल बी कंप्रेसिव इन नेचर. द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस विल बी कंप्रेसिव इन नेचर. कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? F इंटू गामा, गामा इंटू LX/2. बेटा हाफ हाफ स्लैब ही का तो मूवमेंट हो रहा है मनीष. इंटायर स्लैब में से जो भी स्ट्रेसेस होंगे वो तो सेंटर पे ही डेवलप होंगे ना. बताया तो हाफ पोर्शन विल एलोंगेट एक्सपेंड, दिस हाफ पोर्शन विल एक्सपेंड समथिंग लाइक दिस. या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों ही पोर्शन का तो होगा, एक एंड तो फिक्स है नहीं. अगर एक एंड ये फिक्स होता तो जो कुछ होता फिर इधर होता. यस और नो? इलांगेशन, कॉन्ट्रैक्शन. दैट्स वाई वी हैव कंसीडर्ड द वेट ऑफ द हाफ स्लैब. अभी क्लियर है? सरफेस का एरिया क्यों लें? वही तो बात है, सरफेस का एरिया क्यों लें? स्ट्रेसेस डेवलप कहां पर हो रहे हैं? स्ट्रेसेस डेवलप कहां पर हो रहे हैं? वही तो समझाया बेटा. ये जो पेमेंट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहां पर स्ट्रेसेस डेवलप किस पोर्शन में हो रहा है? वी विल कंसीडर दैट एरिया ओनली ना. हाँ भाई अक्षय, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन. स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एरिया चाहिए? स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एरिया चाहिए? सो एक इंपॉर्टेंट बात आप बेटा यहां पर आपने लिखी, आपने बोला वाइल कैलकुलेटिंग फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस नो टेम्परेचर वेरिएशन इज कंसीडर्ड along द थिकनेस ऑफ द स्लैब. टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम में जो आपकी पेमेंट थी इसमें वेरिएशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं. टॉप और बॉटम में स्ट्रेसेस का वेरिएशन कंसीडर नहीं किया है. ऑल्सो इट इज एज्यूम दैट SF इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ LX. हमने ये माना है इस पूरी लेंथ में फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जो हैं वो कांस्टेंट हैं. बट एक्चुअल में गेम कैसा होगा? अगर रियलिटी की बात करो तो ये स्ट्रेसेस आपको मैक्सिमम मिलेंगे एट द कॉर्नर, सॉरी एट द सेंटर. और कॉर्नर पे ये स्ट्रेसेस कितने होंगे? तो हमने एज्यूम कर लिया है, बट अगर प्रैक्टिकल बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस आपको मिलेंगे इस सेंटर में. कॉर्नर पे जो स्ट्रेसेस होंगे वो जीरो होंगे. कॉर्नर पे जो स्ट्रेसेस होंगे ये जीरो होंगे. क्लियर है? अरे वाह सर. तीन तरीके के सर स्ट्रेस थे, व्हील, वार्पिंग, फ्रिक्शनल. तीन में से दो स्ट्रेस के तीनों के नेचर निकालना मैं सीख गया, सॉरी
तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना मुझे पता चल गया है। व्हील लोड के लिए वार्पिंग, व्हील लोड के लिए वेस्टरगार्ड साहब, वार्पिंग के लिए ब्रैडबरी साहब, फ्रिक्शनल की एनालिसिस कर ली है। साथ साथ मुझे फ्रिक्शनल की नेचर के बारे में भी पता चल गया है। सर बस 2 चीज़ें और बता दीजिए, बस मेरी एनालिसिस ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये बता दीजिए व्हील लोड की वजह से नेचर कैसा हो रहा है और वार्पिंग की वजह से नेचर कैसा हो रहा है। आओ देखो, टेंशन क्यों ले रहे हो, आओ। नेचर ऑफ स्ट्रेसेस, व्हील लोड स्ट्रेसेस की मैग्नीट्यूड के बारे में बिल्कुल मत पूछना, मैग्नीट्यूड के बारे में बिल्कुल मत पूछना, पूछोगे तो नहीं, मैग्नीट्यूड के बारे में बिल्कुल मत पूछना। तो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हील लोड स्ट्रेसेस विद द हेल्प ऑफ द वेस्टरगार्ड इक्वेशन। व्हेन द व्हील लोड विल कम समथिंग लाइक दिस, तो अगर मैं इंटीरियर और एज रीजन की बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा इंटीरियर और एज रीजन की, तो मेरे लगता है टॉप विल बी अंडर कंप्रेशन एंड बॉटम विल बी अंडर टेंशन। इस व्हील लोड की वजह से टॉप पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो कंप्रेसिव होंगे, बॉटम पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो टेंसाइल होंगे इन द केस ऑफ इंटीरियर एंड एज रीजन। इन द केस ऑफ इंटीरियर एंड एज रीजन। लेकिन जब आप बात करोगे कॉर्नर की, खेल बदल गया है। कॉर्नर विल एक्ट एज ए कैंटिलीवर, कॉर्नर विल एक्ट एज ए कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर पे जब ये व्हील लोड आप पी अप्लाई करेंगे, देयर विल बी द टेंशन एट द टॉप एंड कंप्रेशन एट द बॉटम। There will be the tension at the top and compression at the bottom due to the wheel load P at the corner region. अगर अब मैं बोलूं तो शायद मैं ये बोल सकता हूं कि व्हील लोड स्ट्रेसेस का इंटीरियर एज कॉर्नर पे मैग्नीट्यूड क्या होगा ये मैं जानता हूं, इंटीरियर एज कॉर्नर पे नेचर कैसा होगा व्हील लोड स्ट्रेसेस का ये भी मैं जानता हूं। तुम भी जानते हो क्या, तुम भी जानते हो क्या, बोलो बेटा। मैं तो जानता हूं, तुम भी जानते हो क्या? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? अब बचा क्या? खत्म यार, अब खत्म, खेल खत्म। सर इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल मत पूछना, सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ द ब्रैडबरीज इक्वेशन। देखो ड्यूरिंग द डे टाइम, ये मान लो टॉप है, टॉप का टेम्परेचर T1 है और बॉटम का टेम्परेचर T2 है। दिन के समय में तुम्हें नहीं लगता ऊपर का टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बॉटम टेम्परेचर? तुम ही बताओ। ड्यूरिंग द डे टाइम टेम्परेचर एट द टॉप विल बी ग्रेटर देन द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ द पेमेंट। अरे बोलो हाँ या ना। और मेरे लाल अगर टॉप का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉटम का टेम्परेचर कम है तो मैं नहीं लगता दिस टॉप विल ट्राई टू इलोंगेट। ये टॉप जो है वो इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, और जब ये इलोंगेट करने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं लगता द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस इज गोइंग टू बी कंप्रेसिव। टॉप पे जो नेचर ऑफ स्ट्रेसेस हो जाएंगे दैट विल बी कंप्रेसिव। सिमिलरली जब बॉटम के टेम्परेचर कम है इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अपोजिट जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे दैट विल बी टेंसाइल इन नेचर, दैट विल बी टेंसाइल इन नेचर। तो ड्यूरिंग द डे टाइम गेम कुछ ऐसा चल रहा है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम गेम बदल गया है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम गेम बदल गया है। रात्रि के समय में T1 जो होगा वो कम होगा T2 से, टेम्परेचर कम, इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट।
Opposite stresses will develop. At the top, there will be the development of the tensile stresses. There will be the development of the tensile stresses. And the bottom, there will be the development of the compressive stresses. मेरे लाल, तुम्हें नहीं लगता है मेरे लाल, तुम्हें नहीं लगता है कि अब तुम तीनों तरीके के स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड, और किसी भी लोकेशन पर तुमसे बात करी जाए तुम उसका नेचर भी जान चुके हो. जल्दी बोलो हाँ या हाँ, जल्दी बोलो हाँ या हाँ. कंक्लूड. तो व्हील लोड स्ट्रेसेस, वार्पिंग स्ट्रेसेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस at various location. Can we find out the magnitude? कैसे निकाला था मैग्नीट्यूड? अरे बोल भी दो, ऐसी क्या नाराजगी, बोल भी दो भाई. नहीं बोलोगे? अरे बोल दो. बोल दो भाई. इन तीनों स्ट्रेसेस का अलग अलग लोकेशन पे मैग्नीट्यूड और नेचर हम समझ गए. अबे ये तो समझना था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ है. हमारा मेन काम था, अच्छा एक रेफरेंस के लिए मैं बोल रहा हूं तुमसे. अब ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेसेस अलग अलग एक्ट करेंगे. किसी भी बेटा तुम पेमेंट की बात करो, किसी भी तुम रिजिड पेमेंट की बात करो, ये सब स्ट्रेसेस आतंक तो एक साथ मचा रहे होंगे ना. इस पेमेंट पे व्हील लोड स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे और वार्पिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे. किसी भी लोकेशन पे बात करें, फॉर एग्जांपल ये इंटीरियर का टॉप ले लिया, ये इंटीरियर का टॉप पोर्शन ले लिया आपने, तो यहां पर व्हील लोड स्ट्रेसेस होंगे हाँ या ना? यहां पर वार्पिंग स्ट्रेसेस होंगे हाँ या ना? यहां पे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस होंगे हाँ या ना? होंगे सर, तीनों होंगे, तीनों स्ट्रेसेस होंगे सर. ये कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, टेंसाइल भी हो सकते हैं. तुम्हें नहीं लग रहा है एक एक को संभालना तो आसान था, एक एक स्ट्रेस को तो मैनेज करना इजी था. ये सभी स्ट्रेसेस अगर एक साथ काम करेंगे तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन पे. कंक्रीट इज वीक इन टेंशन. हमारी जो प्यारी सी कंक्रीट है, वो कंक्रीट को टेंशन बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है, तुम जानते हो. और जब उसको टेंशन नहीं बर्दाश्त है और किसी भी तरीके से अगर ये तीनों मिलके जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप कर रहे हैं वो कंक्रीट की क्षमताओं से ज्यादा हो गया, कंक्रीट चटक जाएगी. कंक्रीट विल फेल अंडर टेंशन. तो अब तुम ये इंश्योर करना चाहते हो, किसी भी हालात में इन तीनों स्ट्रेसेस की वजह से किसी भी लोकेशन पे जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन टेंशन. अब हमें खेलना है इनके कॉम्बिनेशन के बारे में. अब हम जानना चाह रहे हैं इनका कॉम्बिनेशन, और वो भी कौन सा कॉम्बिनेशन? वर्स्ट कॉम्बिनेशन. क्या तुम भी जानना चाहते हो? बोलो हाँ. जब तक हाँ नहीं बोलोगे फिर आगे नहीं चलेंगे हम लोग. सभी लोग बोलो हाँ. क्या तुम भी ये कॉम्बिनेशन जानना चाहते हो? बोलो हाँ. अरे यस वस नहीं, बोलो हाँ. हाँ. अब इतना अगर मन है तुम्हारा तो मैं कैसे ना बताऊं.
तो बताना ही पड़ेगा ना। आओ आओ, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। कौन कौन सी लोकेशन थी? अरे बोलो, कौन कौन सी लोकेशन थी? इंटीरियर, एज और कॉर्नर। पॉइंट की अगर बात कर ले, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम। इधर देखो, व्हील लोड की वजह से अब देखो पीछे जो पढ़ लिया ना, पन्ने पलटने नहीं है, थोड़ा दिमाग पे जोर देना है और इसको फिल करना है। टाइम दे दूंगा मैं तुम्हें, कोई जल्दी नहीं है। जो बताना था बता दिए, जो समझना था समझ लिया, अब अप्लाई करना है तो बिल्कुल ये नहीं देख देख के बता रहा हूं। टेक योर टाइम एंड देन आंसर। इंटीरियर के टॉप रीजन पे व्हील लोड की स्ट्रेसेस का नेचर कैसा था? इंटीरियर के, चैट बॉक्स में बताओ, इंटीरियर के टॉप पे व्हील लोड की वजह से स्ट्रेसेस का नेचर कैसा था? ओनली नेचर नॉट मैग्नीट्यूड, ओनली नेचर नॉट मैग्नीट्यूड। जल्दी बोलो। इंटीरियर के टॉप पे व्हील लोड की वजह से स्ट्रेसेस का नेचर कैसा था? अब हम कैसे देखें, जल्दी बोलो। ये लो, इंटीरियर के टॉप पे व्हील लोड की वजह से स्ट्रेसेस कैसे डेवलप हो रहे थे? कंप्रेसिव। तो इंटीरियर के बॉटम पे व्हील लोड की वजह से स्ट्रेसेस कैसे हो जाएंगे? टेंसाइल। अरे बोलो हाँ। सिमिलरली एज के टॉप पे कंप्रेशन, एज के बॉटम पे व्हील लोड की वजह से टेंशन। इन दोनों का अपोजिट गेम देखने को मिल रहा था कॉर्नर पे। कॉर्नर का टॉप टेंशन में था, कॉर्नर का बॉटम कंप्रेशन में था। कॉर्नर का टॉप टेंशन में था, कॉर्नर का बॉटम कंप्रेशन में था। ये तो मेरे लाल बातें हो गई व्हील लोड स्ट्रेसेस की। आओ मन की आंखों से देख के बताओ मुझे वार्पिंग स्ट्रेसेस के बारे में। मैं बोल रहा हूं, आंसर आप बताना। वार्पिंग स्ट्रेसेस की अगर बात करें तो इंटीरियर के टॉप पे स्ट्रेसेस कैसे होंगे? इंटीरियर के टॉप पे स्ट्रेसेस कैसे होंगे? तो तुम बोलोगे सर हम बता ही नहीं पाएंगे। और लो, तो तुम बोलोगे सर हम बता ही नहीं पाएंगे। सर हम नहीं बता पाएंगे इंटीरियर के टॉप पे वार्पिंग स्ट्रेसेस कैसे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्षय ने बोला डे और नाइट, डे और नाइट। अब मुझे नहीं पता है ये जो 1 2 3 4 ये फोर्थ कॉलम जो तुम्हें दिख रहा है, बताओ ये दिन के लिए है या रात के लिए? ये दिन के लिए है या रात के लिए? बोलो। ये फोर्थ कॉलम में जो डेटा फिल किया गया है वो डे के लिए है या नाइट के लिए? खेल धीरे धीरे समझ गए हो, खेल धीरे धीरे समझ गए हो। यस और नो? क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो किसने रोका। दिन के समय पे टॉप का स्ट्रेसेस, टॉप का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इलोंगेशन होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। सी टी सी टी सी टी, सही है, सही है। अब टेबल याद नहीं करनी है, अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। कहो कुछ इसको याद कर लें, याद व्याद नहीं करनी है। सिमिलरली अगर बात करें वार्पिंग स्ट्रेसेस की, तो रात के समय में ये खेल हो रहा होगा, रात के समय में ये खेल हो रहा होगा। यस और नो? सर ये भी समझ गए हैं और ये भी समझ गए हैं, बहुत समझदार हो यार तुम लोग। सर अगला जो गेम है, अगला गेम है रिलेटेड टू द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। टॉप और बॉटम में कोई भी वेरिएशन कंसीडर किया नहीं था। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के केस में, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के केस में टॉप और बॉटम में किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएशन कंसीडर किया ही नहीं था। ठंडे दिमाग से जब एक बार सोचा तो पता चला कि विंटर में होगा कॉन्ट्रैक्शन, विंटर में होगा कॉन्ट्रैक्शन, सेंटर में देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस, सेंटर पे देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो मानो या ना मानो
ये बात हो रही है विंटर की और ये बात हो रही है समर की। मानो या ना मानो, ये बात हो रही है समर और विंटर की, लाइक दिस। लो लो लो, कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, टॉप और बॉटम में कोई वेरिएशन नहीं था। विंटर में होल्ड पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस विल बी टेंसाइल at all the location, at all the point, at all the locations and at all the point। मेरे लाल, क्या ये खेल क्लियर है? ये सीटी 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 थोड़ा खेलना था। कंक्रीट को दर्द कौन दे रहा है ये बताओ बस तुम। अपनी प्यारी सी कंक्रीट को कौन टेंशन दे रहा है? टेंशन कौन देगा? टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंशन कौन देगा? टेंसाइल स्ट्रेसेस। गलती से भी कहीं पे भी इतने टेंसाइल स्ट्रेसेस ना डेवलप हो जाएं कि कंक्रीट चटक जाए। तो देख लो, देख लो ऐसी कौन कौन सी लोकेशन हैं जहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। आओ सर, इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर में देखिए, बॉटम में व्हील लोड टेंसाइल, दिन के समय में वार्पिंग टेंसाइल, और ठंडी के टाइम पे विंटर पे बॉटम पे ये टेंसाइल वाला गेम मिल रहा है। जब ये मैक्सिमम टेंशन हो सकती है, होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता है, हो सकती है, होगी या नहीं होगी क्यों नहीं पता है, क्योंकि अभी यहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड पता होता तो हम एग्जैक्टली बता देते। सर अगर एज वाले रीजन की बात करें, सर अगर एज वाले रीजन की बात करें तो एज में देखिए सर, एज में देखिए बॉटम में, एज के बॉटम में व्हील लोड स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं, दिन के टाइम पे वार्पिंग स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं, और विंटर के टाइम पे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं। सर अगर बात करें कॉर्नर वाले रीजन की, सर अगर बात करें कॉर्नर वाले रीजन की, तो व्हील लोड स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं टॉप पे, वार्पिंग स्ट्रेसेस नाइट में टेंसाइल हैं, और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस विंटर में टेंसाइल हैं। मेरे लाल, जितना मुझे आता था भरोसा मानो मैंने सब बता दिया है। भरोसा इस बात पे? जितना मुझे आता था मैंने तुम्हें सब बता दिया। करोगे भरोसा? करोगे इस बात पे भरोसा? अब कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, कुछ बातें हैं पूछ लूं। सीजन वाइज अगर बात करें, सीजन वाइज अगर बात करें, जैसे मेरी बात करो, मुझसे पूछो सर सीजन वाइज आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है, तो तुम रोज ही क्लास में देखते हो मॉर्निंग में हल्का फुल्का कफ एंड कोल्ड बना ही रहता है, यस और नो। तो अगर कोई मेरी बात करेगा तो हम बोलेंगे भाई ठंडी के टाइम पे थोड़ी दिक्कत होती है, हाँ सुबह शाम स्पेशली होता है कि नहीं। समर में ठीक है, लेकिन विंटर में थोड़ी सी दिक्कत है कफ एंड कोल्ड की। उसी तरीके से मेरी बेचारी रिजिड पेमेंट की अगर मैं बात करूं, इसको तकलीफ सीजन वाइज कब है, समर में या विंटर में? देखो देखो ना, अगर मैं डेली स्ट्रेसेस की बात करूं, अगर मैं वार्पिंग स्ट्रेसेस की बात करूं, तो इसको दिन में भी प्रॉब्लम है और रात में भी प्रॉब्लम है। वो डिपेंड करेगा आप किस लोकेशन की बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आप किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। तुम्हारा काम ही यही है, तुमसे जीवन में मैं बोल रहा हूं, गेट में कभी भी इन स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं कराया जाएगा। तुमसे वो ये कहेंगे कि बताइए ये व्हील लोड स्ट्रेसेस हैं, ये वार्पिंग स्ट्रेसेस हैं,
कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, सब तुम्हें बता देगा। क्या बताइए क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तुम्हें पता होना चाहिए। इंटीरियर का बॉटम क्रिटिकल है, कब क्रिटिकल है? दिन के समय में, विंटर में। एज का बॉटम क्रिटिकल है, कब? अरे सब लिखा हुआ है। एज का बॉटम क्रिटिकल है दिन के समय में, विंटर में। कॉर्नर का टॉप क्रिटिकल है रात के समय में, विंटर में। इन तीनों को चेक कर लो, जो मैक्सिमम आएगा वो क्रिटिकल होगा, जो मैक्सिमम आएगा वो क्रिटिकल होगा, जो भी कॉम्बिनेशन मैक्सिमम आएगा वो क्रिटिकल होगा। तुम्हें ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? आईआरसी ने बोला, अपनी एक बात रखी। आईआरसी ने बोला देखो यार, तुम्हें चेक करना है ना, तो केवल तुम एज और कॉर्नर के लिए चेक करो। तुम्हें अगर एक कॉम्बिनेशन, वर्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है तो केवल आप एज और कॉर्नर के लिए करो, इंटीरियर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। इंटीरियर के लिए वर्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा ऐसा का है? तो उन्होंने बोला प्रैक्टिकली हम तुम्हें बता रहे हैं कि इंटीरियर पे जो स्ट्रेसेस हैं वो बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू द एज एंड कॉर्नर। मैग्नीट्यूड वाइज ये स्ट्रेसेस बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू द एज एंड कॉर्नर। तो अगर आप चाहते हो तो आप इंटीरियर पे इस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन को चेक मत करिए। तुमने कहा हम तो ये चाहते ही थे। कि तो हम तो चाह रहे हैं कहीं ना चेक करना पड़े। आप सीधे सीधे कुछ बता दो, तुम तो यही चाहते हो ना कि चेक ही ना करना पड़े। तो जितना उन्होंने बताया उतना मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि इंटीरियर पे चेक मत करो, केवल चेक कर लो कहां पर? एज और कॉर्नर पे। लेट्स सी द कंक्लूजन। लेट्स सी द कंक्लूजन। क्या बोला गया? एज पर द आईआरसी व्हील लोड स्ट्रेसेस एट द कॉर्नर इज मैक्सिमम। सब जानते हो तुम, मैक्सिमम होंगे कॉर्नर पे, इंटरमीडिएट होंगे एजेस पे, और मिनिमम होंगे इंटीरियर पे। अगर उसी तरीके से वार्पिंग स्ट्रेस की बात करें तो ये मैक्सिमम होंगे इंटीरियर पे, इंटरमीडिएट होंगे एजेस पे, एंड मिनिमम होंगे कॉर्नर पे, क्योंकि कॉर्नर होते हैं फ्री टू लिफ्ट। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इज जीरो एट द कॉर्नर एंड द मैक्सिमम एट द सेंटर। ये तीनों हम अच्छे से पॉइंट समझ चुके हैं। ये तीनों पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है बेटा? बोलो। तो अगर क्रिटिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस शुड बी फर्स्ट चेक एट एजेस देन एट कॉर्नर। नो नीड टू चेक एट इंटीरियर। नो नीड टू चेक एट इंटीरियर। आप एज पे चेक करिए और कॉर्नर पे चेक करिए। कंक्लूजन क्या था? एजेस इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द डे टाइम, कॉर्नर इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द नाइट टाइम। edges are critical, edges are critical during the daytime, edges are critical, top corners are critical during the night time. सीजन वाइज अगर बात करें, सीजन वाइज अगर बात करें तो दोनों को दिक्कत कब हो रही है? दोनों को दिक्कत कब हो रही है? विंटर में। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो एज का जो है वो बॉटम क्रिटिकल है, एज का जो है वो बॉटम क्रिटिकल है, और कॉर्नर का टॉप क्रिटिकल है। कहीं पे भी दूर दूर तक अगर कोई समस्या हो इस कंसेप्ट में तो मुझे बता दो। जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेस एनालिसिस में, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. और अगर नहीं है समस्या तो ये भी बता दो चैट बॉक्स में कि सर नहीं है, ऑल क्लियर है। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम तो यू कैन कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर। The discussion till now is clear, yes or no? Sorry.
तो केवल आकाश को ऑल क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हील लोड में कॉर्नर पे टॉप में टेंशन, व्हील लोड में कॉर्नर पे टॉप पे टेंशन, बिल्कुल सही बात है। कॉर्नर जो होगा दैट विल एक्ट एज ए कैंटिलीवर बीम। देखो तो यहां अगर कोई व्हील लोड आएगा तो इट विल ट्राई टू बेंड लाइक दिस। अरे बोलो भाई, तो टॉप फाइबर विल बी अंडर टेंशन एंड बॉटम फाइबर विल बी अंडर कंप्रेशन। बोलो। मनीष क्लियर हो गया बेटा? मनीष क्लियर हो गया? द पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? चलें फिर आगे। सो बेटा यहां पे बातचीत हमारी खत्म होती है स्ट्रेस एनालिसिस की। इन दिस वे यू कैन चेक द, इन दिस वे इफ यू नो द मैग्नीट्यूड, अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है, विंटर के मिड डे पे एज पे चेक कर लो। टोटल स्ट्रेसेस एज पे अगर बात करें, व्हील लोड स्ट्रेसेस, वार्पिंग स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। समर के मिड डे में चेक कर लो, व्हील लोड स्ट्रेसेस, वार्पिंग स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। टेंशन को पॉजिटिव ले लो, कंप्रेशन को निगेटिव ले लो। कॉर्नर पे अगर बात करें, व्हील लोड स्ट्रेसेस, वार्पिंग स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। अगर कॉर्नर की बात करें समर मिड डे में, व्हील लोड स्ट्रेसेस, वार्पिंग स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। जो भी मैक्सिमम आ जाएगा दैट विल बी द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस, दैट विल बी द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। तो मल्टीपल लोकेशन पे ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द नाइट टाइम हम चेक कर सकते हैं स्ट्रेसेस की वैल्यू। सीजन वाइज सारी बातें यहां पर डिस्कस कर ली मैंने। इफ यू आर हैविंग द डेटा, इफ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ ऑल द स्ट्रेसेस, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। दो तरीके के सवाल यहां से आते हैं। ये जो थ्योरेटिकल कंक्लूजन आपने ड्रॉ किए सीजन वाइज, ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द नाइट, टॉप और बॉटम, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एमएसक्यू के लिए। 4 स्टेटमेंट दे देगा, मार्क करो 2-3 सही हो जो, यस और नो। और अगर इफ ऑल द डेटा इज गिवन टू यू कि ये वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की है, वैल्यू टेंसाइल स्ट्रेसेस की है, व्हील लोड के लिए, वार्पिंग के लिए, फ्रिक्शनल के लिए, सो यू कैन फाइंड द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। तो ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, जो कुछ पढ़ा है उसी को थोड़ा तमीज से लिख दिया है, ठीक है। चलो तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन एंड दैट इज गोइंग टू बी द जॉइंट्स, दैट इज गोइंग टू बी द जॉइंट्स। रिजिड पेमेंट के केस में, रिजिड पेमेंट के केस में कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं? तो एक तो होता है आपका ट्रांसवर्स ज्वाइंट और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर ये रोड है तो ये रोड की हो गई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। दिस इज गोइंग टू बी द, बिल्कुल फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जो होंगे एट कॉर्नर विल बी 0, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस एट कॉर्नर विल बी इक्वल टू 0। जो एनालिसिस किए उसी को फॉलो करेंगे। वी आर नॉट कंसीडरिंग द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट, बिकॉज कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट। वो सारे कंसेप्ट वैलिड हैं। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। तो एक आपको ज्वाइंट यहां पर देखने को मिल रहा है अगर इस तरीके का, तो कैन वी से दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, कैन वी से दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। दूसरा आप बात कर रहे हैं ट्रांसफर ज्वाइंट की, जिसमें कई तरीके के ज्वाइंट्स हैं। एक है आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक है आपका कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, एक है आपका वार्पिंग ज्वाइंट और एक है आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। देखो वार्पिंग का जो गेम है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी होगा
और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी होगा। अलग से एज सच इस जॉइंट को हम डिजाइन नहीं करेंगे। मेन जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेंशन जॉइंट एंड वी विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी हमें प्रॉपर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, इनकी हमें प्रॉपर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। सर चलो बता ही देता हूं। तो एक्सपेंशन जॉइंट क्या होते हैं? अरे whenever there will be the temperature variation, the pavement will try to expand. इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अगर पेमेंट एक्सपेंड करने की कोशिश करती है और तुमने कोई जगह ही नहीं प्रोवाइड कर रखी है, तुमने कोई जगह ही नहीं प्रोवाइड कर रखी, देखो तो ये आपकी पेमेंट थी, ये आपकी एक स्लैब थी, अभी एक्सपेंड करना चाह रही है और आपने अगर कोई जगह नहीं प्रोवाइड की, तुम्हें नहीं लगता है एक्सपेंड तो ये करेगी करेगी। तुम अगर जगह नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये जो रोड का टॉप सरफेस तुम्हें एकदम अभी स्मूथ दिख रहा था, अब ये हो जाएगा ईसा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे एक्सपेंशन तो होगा ही होगा ना, एक्सपेंशन तो होगा ही होगा। अदरवाइज स्ट्रेसेस अगर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे तो भी मटेरियल फेल कर जाएगा। तो टू अलाउ द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द पेमेंट, टू अलाउ द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द पेमेंट, आप प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। टू प्रोवाइड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द पेमेंट वी विल प्रोवाइड द एक्सपेंशन जॉइंट। उसी तरीके से जब पेमेंट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से व्हेन द पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू डिजाइन द जॉइंट, उनको हम लोग बोलने वाले कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ये दोनों ही कैसे जॉइंट हैं? ये आपके ट्रांसफर्स जॉइंट हैं। ये आपके कैसे जॉइंट्स हैं बेटा? ट्रांसफर जॉइंट्स हैं। सर एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट का गेम समझ में नहीं आया। ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स क्या होता समझो, ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स क्या होता समझो। देखिए, तो फॉर एग्जांपल हम ये एक पेमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अब एक ही दिन में तो पूरी रोड बना नहीं देंगे 2-4 किलोमीटर की, एक ही दिन में तो पूरी रोड बना नहीं देंगे। आज ये वाली स्लैब बना दी, फिर जॉइंट प्रोवाइड कर दिया, फिर अगली स्लैब बनाएंगे, फिर जॉइंट प्रोवाइड कर दिया। किसी भी कारणवश हम इस पूरे का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए और हमें यहां पर क्या करना पड़ गया? अपने काम को रोकना पड़ गया। हमें यहां पर अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकना पड़ गया ड्यू टू एनी रीजन। तुम्हें नहीं लगता है अब जब आगे वाले पोर्शन का कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो यहां पर एक जॉइंट आ जाएगा, और ये सभी जॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं बेटा, ये किस डायरेक्शन में है? ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये जॉइंट्स डिजायरेबल नहीं होते हैं, जानबूझकर ऐसे कोई जॉइंट हम प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जॉइंट आ क्यों गया? क्योंकि हम अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर पाए। ये वीक कर देंगे आपके इस पोर्शन को। तो इनको एलिमिनेट करने का या अवॉइड करने का तरीका क्या है? तुम सबने कभी ना कभी देखा होगा, तुम सबने कभी ना कभी अपने जीवन में देखा होगा, घर वर बनते हैं, देखा है? घर आसपास बनते हैं, तुम्हारा भी बना ही होगा, देखा है? कभी नोटिस किया इस बात को कि नॉर्मली एक जो वर्कर होते हैं उनकी एक शिफ्ट होती है, सुबह आए शाम को चले गए, होता है कि नहीं होता है? सुबह आए अपना 9 बजे जो भी टाइम होता है, शाम को 5 बजे उस दिन का काम कंप्लीट और चले गए। लेकिन जिस दिन कास्टिंग होती है, जिस दिन कास्टिंग होती है उस दिन रात रात तक काम चलता रहता है। पता लगे सुबह आए थे 9 बजे, रात भर काम चल रहा है, 2 बजे काम खत्म हो रहा है, 2 बजे कास्टिंग का वर्क कंप्लीट हुआ, तो बीच में रुकता ही नहीं है। मान ले स्लैब की कास्टिंग होनी है, एक स्लैब की कास्टिंग होनी है, काम स्टार्ट हुआ, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, काम अभी रुक ही नहीं रहा है। काम तभी रुकेगा जब वो कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा क्यों? अरे आज 6 बजे तक कास्टिंग कर लेते, ये स्लैब बननी थी, ये छत तुम्हारी पड़नी थी, इतनी आज बना लेते, बाकी कल बना लेते, आगे क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? बोलो, क्या प्रॉब्लम थी? बेटा प्रॉब्लम यही थी कि अगर ये पूरा वर्क कंप्लीट नहीं करते,
अगले दिन आके कंस्ट्रक्शन करते तो यहां पर एक ज्वाइंट आ जाता और जिसको बोलते कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। इस स्लैब का सबसे वीक पोर्शन होता ये। तो जनरली दीज ज्वाइंट्स आर नॉट डिजायरेबल। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स डिजायरेबल नहीं होते हैं और इनको खत्म करने का, ये ना आए ऐसे ज्वाइंट, उसका सिर्फ यही तरीका है कि आप अपने दिन के काम को खत्म करिए। कहां पर खत्म करिए? फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हें लग रहा है ये हम नहीं बना पाएंगे, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, ये वाली पेमेंट पूरी बना दी, अब बाकी छोड़ दो। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, फिर एक ज्वाइंट आएगा और उसके बाद आप नए सिरे से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अपने दिन का काम वहां पर खत्म करेंगे जहां पर एंड हो रहा है आपका ज्वाइंट, आपका पेमेंट, ताकि हम बिगिनिंग से क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग से फिर अगला कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके के ज्वाइंट अगर आ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। सो उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। दीज ज्वाइंट्स आर नॉट डिजायरेबल एट ऑल। दीज ज्वाइंट्स आर नॉट डिजायरेबल एट ऑल। तो नॉट पॉसिबल सुखदेव बेटा, नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द कोर्स दैट वी हैव प्लान फॉर योर गेट 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आफ्टर दिस कोर्स, ये कोर्स आपका कल कंप्लीट होगा 25 ऑफ नवंबर को। देन जस्ट आफ्टर दिस कोर्स 26 एंड 27 ऑफ नवंबर को, 26 एंड 27 ऑफ नवंबर को आपका अभ्यास सीरीज चालू हो जाएगा। आपका अभ्यास सीरीज चालू हो जाएगा। और एक सजेशन मैं आपको सभी दूंगा अपने प्यारे बच्चों को, डू नॉट ट्राई टू कंप्लीट द 100% ऑफ द सिलेबस। किसी भी एग्जाम के लिए 100% सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है नहीं एक्चुअल में, और कर भी नहीं पाओगे, ये भी मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भी सब्जेक्ट का 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ ये गलत फहमी है, सिर्फ और सिर्फ ये गलत फहमी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ईएससी का, द सिलेबस इज क्वाइट वास्ट। तो 100% तो अभी उन्हें खुद नहीं पता है कि 100% सिलेबस है क्या, तो तुम्हें कैसे पता चल जाएगा? तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस अप टू 95%। 2-4-10 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपकी जो प्रिपरेशन है, आपके पास ऑलरेडी इतना लिमिटेड टाइम है, तो सबसे पहले जो मोस्ट पोटेंशियल जिनका ज्यादा है, जो फ्रिक्वेंट ज्यादा हैं, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए। देख रहे हो करें सर, गेट में ज्वाइंट का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? अभी ज्वाइंट शुरू हुआ है। हाँ? रेलवे 31 दिसंबर से पहले ही होगा। रेलवे 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 एंड एयरपोर्ट, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, बट यस वी हैव प्लान्ड। आई थिंक द सर्वे विल स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर। सर्वे जो है आपका, सर्वे जो है आपका बेटा 10th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा, और वी विल कंप्लीट सर्वे ऑन 30th ऑफ दिसंबर। 30 दिसंबर को हम लोग सर्वेइंग कंप्लीट करेंगे, और 31 दिसंबर को आपका एक सेशन होगा रिलेटेड टू द रेलवे एंड एयरपोर्ट। तो उसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें उसको हम लोग कवर करेंगे इन दैट क्रैश कोर्स। 1 क्लास विल बी देयर, 1 और 2 क्लास विल बी देयर रिलेटेड टू द रेलवे एंड एयरपोर्ट। तो 3 to 4 आवर डिस्कशन विल बी देयर। 3 to 4 आवर डिस्कशन विल बी देयर, जो आपका इस क्रैश कोर्स में होने वाला है, रेलवे एंड एयरपोर्ट से रिलेटेड, फॉर योर गेट 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? तो अभी सारी चीजें फाइनलाइज करके मैं एक बार आपको बता दूंगा, बट रफली टेंटेटिव मैंने आपको बता दिया है। सर्वेइंग विल स्टार्ट फ्रॉम द 10th। जैसे ही सर्वेइंग कंप्लीट होगा, वी विल स्टार्ट रेलवे एंड एयरपोर्ट। तो लास्ट में 1 और 2 डे में गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे एंड एयरपोर्ट के कंसेप्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है? ठीक है?
तो सारी इंफॉर्मेशन अभी जो रिसेंट की अगर बात करें तो टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस कोर्स। इस कोर्स को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे और देन वी विल स्टार्ट द अभ्यास सीरीज। अभी लेटेस्ट अपडेट ये आपके लिए। चलिए भाई, तो ठीक है सर, एक्सपेंशन जॉइंट की कुछ बेसिक बात हो गई, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की कुछ बेसिक बात हो गई, वार्पिंग का केम तो दोनों में है, डेली वेरिएशन जो हो रहे थे स्ट्रेस टेम्परेचर के, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बारे में भी बातचीत कर ली। सर हमें जॉइंट्स देखने हैं, सर हमें जॉइंट्स देखने हैं, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर रिजिड पेमेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज योर रिजिड पेमेंट। बेटा जरा ध्यान से देखो, दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये लो भाई, देखो ये कुछ जॉइंट आपने प्रोवाइड किए हैं, ये कुछ जॉइंट आपने प्रोवाइड किए हैं जो कि फुल डेप्थ जॉइंट होते हैं, जो कि फुल डेप्थ जॉइंट होते हैं। ऐसे जॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। दीज आर द फुल डेप्थ जॉइंट, जहां पर ये स्लैब और दूसरे स्लैब में प्रॉपर एक गैप आपने प्रोवाइड कर रखा है। ऐसे जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। लेट्स से h इज द थिकनेस ऑफ द पेमेंट, ये h जो है इस पेमेंट की थिकनेस है, तो दीज आर द फुल डेप्थ जॉइंट जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। डायरेक्शन वाइज अगर बात करो, क्या मैं बोल सकता हूं ये ट्रांसवर्स जॉइंट है? डायरेक्शन वाइज अगर बात करो तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सपेंशन जॉइंट्स आर द ट्रांसवर्स जॉइंट्स? एक्सपेंशन जॉइंट्स आर द ट्रांसवर्स जॉइंट्स। कैन वी से लाइक दिस बेटा? क्या ऐसा बोला जा सकता है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये कुछ जॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। दीज आर द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। अभी पूरी इनकी डिजाइनिंग करेंगे, अभी मैं केवल आपको जो जॉइंट से विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं। दीज आर नॉट फुल डेप्थ जॉइंट, ये फुल डेप्थ जॉइंट नहीं होते हैं, इनको आप बोलते हैं दीज आर द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दैट यू कैन रिफर विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो गया। दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ये कहानी भी क्लियर है। अब देखो यहां पर कुछ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है, कुछ बार्स प्रोवाइड किए गए। सवाल आता है यहां से, दो तरीके के बार्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। वन इज गोइंग टू बी द डावल बार, वन इज गोइंग टू बी द डावल बार एंड अनदर इज गोइंग टू बी द टाई बार। डावल बार और टाई बार, और ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं एक्सपेंशन जॉइंट में जो बार्स प्रोवाइड की गई हैं, चलो कलर चेंज कर देते हैं, लेट मी चेंज द कलर। एक्सपेंशन जॉइंट में जो आपने पिंक कलर की बार्स प्रोवाइड की हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डावल बार। इनको बेटा हम लोग बोलते हैं डावल बार। तो सवाल यहां से आता है ऐसा कुछ, सुनो कैसा सवाल यहां से आता है, ऐसा कुछ कैसा स्टेटमेंट में बोलूंगा, सही गलत आप बताएंगे। और यहां पर अंग्रेजी में खेला जाता है, यहां पर अंग्रेजी में खेला जाता है। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। डावल बार आर प्लेस्ड, डावल बार्स आर प्लेस्ड across the longitudinal joints. Dowels bar are placed across the longitudinal joint. This statement is correct or incorrect? This statement is correct or incorrect? Dowels bar are placed across the longitudinal joint. ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? खेल समझ रहे हो? तो अंग्रेजी में खेल हो जाता है यहां पे। अरे इनकरेक्ट है भैया। डावल बार्स आर प्लेस्ड, ऐसी कोई भी बार जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, उन सभी बार को हम बोलते हैं डावल बार। तो इस तरीके के सवाल में सिर्फ और सिर्फ सवाल में दी हुई अंग्रेजी के बारे में ध्यान देना आपको। वो अलोंग और अक्रॉस में खेल जाएगा, वो अलोंग और अक्रॉस में खेल जाएगा।
दीज बार्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड, व्हाइट बार्स जो आप देख पा रहे हैं अब, दीज बार्स आर नोन एज द टाई बार। इन बार्स को आप क्या बोलते हैं? टाई बार। अब ये क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो सब हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा, वो सब कुछ हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं, डावल टाई बार्स आर प्रोवाइडेड, टाई बार्स आर प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। टाई बार्स आर प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। क्या ये बात सही है? टाई बार्स आर प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। क्या ये बात सही है? यस और नो? तो इस तरीके के यहां से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। मुद्दे की बात एक और बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में हम डाबल बार प्रोवाइड करें ना करें, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। बट इन द केस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, जो कि फुल डेप्थ ज्वाइंट है, यहां पर आपको बार्स प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी, यहां पर आपको बार्स प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। तो अब हमारा इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कशन बचा है, ये मैं आपको बता देता हूं, और दैट डिस्कशन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी जो हमारा टॉपिक है वो हमें पढ़ना जॉइंट्स के बारे में, और जॉइंट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में। एक्सपेंशन जॉइंट की डिजाइन करेंगे, देन वी विल गो फॉर द डिजाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देन वी विल सी द डिजाइनिंग ऑफ द डावल बार, डावल बार के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, क्यों डिजाइन कर रहे हैं, कैसे डिजाइन कर रहे हैं। एंड देन वी विल गो फॉर द डिजाइन ऑफ टाई बार, टाई बार। तो एक्सपेंशन जॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, डावल बार एंड टाई बार, इन दिस वे वी विल कंप्लीट अवर दिस टॉपिक। In this way we will complete our this topic। तो कल आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कल आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वी विल सी, सुखदेव, वी विल सी ऑल द स्पेसिफिकेशन। बोला तो, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इनकी डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल दिस थिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो आई होप द टुडेज डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने किया, दैट वाज रिलेटेड टू द स्ट्रेस एनालिसिस इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, दैट वाज रिलेटेड टू द स्ट्रेस एनालिसिस इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। हम लोगों ने सभी स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड और नेचर को अलग अलग लोकेशन पे फाइंड आउट किया, और बेस्ड ऑन दैट मैग्नीट्यूड एंड नेचर वी हैव फाउंड द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। और ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जो होगा हमें हेल्प करेगा पेमेंट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जॉइंट्स, कितने तरीके के जॉइंट्स हैं रिजिड पेमेंट में, उसकी बातचीत कर ली। उन जॉइंट्स के कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से, क्या बोल लो, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन, बोल दिया, डोंट वरी, बोल दिया। तो क्लास में हम लोगों ने स्पीड एंड डिले के लिए फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड डिस्कस किया है। एक मेथड और है जिसको बोलते हैं मूविंग व्हीकल एस्टिमेशन मेथड, मूविंग व्हीकल एस्टिमेशन मेथड, दैट वी विल कवर विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। और देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डावल बार और टाई बार के बारे में थोड़ी सी बातचीत करी है। कल इस डिजाइनिंग वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, you can ask your doubt, you can ask your query from today's class। आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो you can ask your doubt, you can ask your query। ठीक है, ओके बेटा, अक्षय, आई विल चेक, आई विल चेक। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डिस्क्रिपेंसी होगी, तो दैट विल बी एलिमिनेटेड फॉर श्योर, डोंट वरी।
कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट क्या होता है? टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट बेटा, टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट। जिस तरीके से एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए आपने एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड किए, उसी तरीके से पेमेंट के कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करने के लिए वी विल प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। Any other doubt to anyone? Any other doubt to anyone? Any other doubt to anyone? ओके, एक्सपेंशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। एक्सपेंशन विल टेक इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो कितना एक्सपेंशन होगा, क्या डिजाइन क्राइटेरिया है, आईआरसी की रिकमेंडेशन क्या है, कैसे डावल बार प्रोवाइड करेंगे, क्यों डावल बार प्रोवाइड करेंगे, ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। ये सब कुछ हमारे डिस्कशन का पार्ट है बेटा। ठीक है भाई। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं कल फर्दर डिस्कशन के लिए। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा। थैंक यू, थैंक यू।